बच्चों बच्चों यहाँ पे आज हम करेंगे एग्जाम्पल। कौन से चैप्टर के? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपका क्लास 10 का, और बुक है आपकी एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए इस चैप्टर के, वो एग्जाम्पल आपके जो दे रखे हैं वो एग्जाम्पल है आपके 1 से लेकर 7 तक के इस चैप्टर के एग्जाम्पल है। तो वो इस वीडियो में यहाँ पे हम सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले वाले एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 135। 135 जो है वो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाएगा वैसे वैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे उससे पहले कि आप डायग्राम ड्रॉ करें तो मैं आपके लिए एक चीज और बना के दे देता हूं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो मैं चाहूंगा कि फॉर्मूले आपकी आंखों के सामने रहे। इससे क्या होगा कि आपको दो बातें होंगी, एक तो आसानी से याद होते चले जाएंगे जब बार बार देखेंगे, दूसरा कि इससे क्वेश्चन करने और समझने में दोनों में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टावर बनाई है। ये एक टावर है जो वर्टिकली का मतलब बिल्कुल सीधी है और ग्राउंड में जमीन पे खड़ी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए टावर का जो फुट होता है, फुट क्या बोलते हैं, निचले वाले पार्ट को। ये टावर है, टावर का ये निचला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, फुट। इस फुट से कितना, जमीन पे ही हम कितना आगे मूव करते हैं, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मूव करते हैं जमीन से। तो कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। एलिवेशन एंगल क्या होता है बच्चों, अगर हम अपने आप को, ये हमारी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर इस हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर की तरफ देखें, इट मींस आसमान की तरफ, तो हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आसमान की तरफ का जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एलिवेशन। नीचे से ऊपर को देखना एलिवेशन कहलाता है। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे यानी कि जमीन को देखें तो नीचे की तरफ देखना कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड बोथ एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू द अल्टरनेट प्रॉपर्टी ऑफ द मैथ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ टॉप टावर का देखा जा रहा है, कहां से, इस वाले पॉइंट से। कहां पे देख रहे हैं, टावर का टॉप कौन सा, ये। तो ये देखेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आपकी ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे ये एंगल जब देखा गया तो कितना पाया गया, यहाँ से बच्चों 60 डिग्री का पाया गया। तो हमें क्या फाइंड करनी है, जो टावर है उसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। जिसको हमने क्या मान लिया, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। इसकी हाइट को हमने क्या ले लिया, h ले लिया। तो क्वेश्चंस में बच्चों मेन चीज है इन क्वेश्चनों में डायग्राम को बनाना और समझना। अगर आप डायग्राम को बनाना समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है परपेंडिकुलर, और एंगल के नीचे वाली साइड कहलाती है बेस, और 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बच्चों फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं, इसको लगाएंगे कैसे उसके मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए हाइपोटेन्यूज जो है वो आपको ना तो दे रखा है और ना ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये इसके सामने का ये परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो मोस्टली जो ये वाले फॉर्मूले होते हैं इसमें केवल ऊपर वाले ही फॉर्मूले का रोल होता है, नीचे वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज नहीं करते, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें P और B आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास tan का जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही फॉर्मूला क्यों लिखा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज ना हमें दे रखा है और ना ही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, h, और बेस की जगह कितना आ जाएगा, 15। तो ये मैंने इस पे लिख के अप्लाई करा तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये टेबल आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि अगर आपको मान लो दिक्कत हो रही है तो बार बार ये टेबल आपको हर क्वेश्चन के सामने बना के दूंगा, ताकि आपको बार बार जब सामने आती रहेगी तो याद भी होती चली जाएगी। तो tan 60, आप tan की वैल्यू 60 में देखेंगे तो tan की 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan 60 की वैल्यू हमने लगाई बच्चों कितनी हो गई, √3। उसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 √3। और बच्चों यहाँ पे
यही आपका आंसर होता है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर रूट की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन, कभी कभी ब्रैकेट में √3 की वैल्यू दे देता है 1.732 या जो भी कुछ देता है आपको, वैसे 32 होती है, तो वो यहाँ पे लगाना जरूरी होती है उस केस में अगर दी जाती है तो। और अगर नहीं दी जाती है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां तक छोड़ेंगे, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट और ओके माना जाएगा। अब यहाँ पे रूट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमारा यहीं पे क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं चाहूंगा कि हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उसकी प्रैक्टिस अपने आप से करिए ताकि आपकी स्थिति मजबूत हो। एग्जाम्पल है आपका 2, पेज नंबर मिलेगा ये आपको 136 पे। क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि एक इलेक्ट्रीशियन है जो रिपेयर करना चाहता है, एक पोल की जो हाइट दे रखी है, बिजली का काम है, पोल की हाइट है 5 मीटर, तो ये एक पोल दे रखा है आपको ए बी और इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 5 मीटर। यहाँ पे एक बिजली का जो काम होना है वो इस पे होना है पोल पे, तो सी नीड टू डी, सी का मतलब आप समझ ही गए, यहाँ पे एक लड़की दे रखी है, गर्ल्स है, और गर्ल्स भी अगर आज की डेट में इस तरह का काम कर रही है तो हमें इंडियंस को गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का भी कर सकता है। तो बिजली का काम लड़कियां कर रही है, ये बात हमें बुक्स के द्वारा पता चल रही है और मैं चाहूंगा ये रियलिटी में भी ऐसा हो कि हर वो काम करे जो लड़का कर सकता है, तो वो सारे काम करे। तो यहाँ पे जो लड़की है नीड्स टू रीच कितना नीचे, 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क। इसका मतलब है खंबे पे जो काम होना है आपका, तो सीढ़ी को उसको ऐसे लगाना है कि वो ऊपर से कितना नीचे रहे, 1.3 मीटर की डिस्टेंस पे नीचे रहे। क्यों नीचे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर बिजली के तार चल रहे हैं और इसमें क्या होगा, करंट होगा। तो अगर सीढ़ी यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से लड़की टच हो जाएगी, करंट लग जाएगा। तो उसको जब वर्क करना है तो उसे थोड़ा सा सीढ़ी को नीचे लगाना है, तो वो खुद ही क्वेश्चन में कहा है कि सीढ़ी को कितना नीचे लगाए, 1.3 मीटर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, तो लैडर यानी कि सीढ़ी है उसकी लेंथ हमें निकालने को कहा जा रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे वाई नाम दे दिया, आप चाहो तो उसका नाम एलपी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। विच इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, एंगल आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री का, वुड एनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, और वो उसके लिए एंगल दे रखा है और कहा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी द प्लेस, जो पोल है खंबे का फुट और सीढ़ी का जो पार्ट है वो उससे कितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा, ये भी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, √3 की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चों ये डायग्राम तो आपका एनसीईआरटी बना है, अगर आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो पहले तो मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये आपका एक पोल हो गया और पोल का नाम जैसे कि यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, मैं अभी इसी के अकॉर्डिंग ये लेता हूँ, ए डी पोल हो गया। ये हमने लेटर इस तरह से लगाएंगे, आप लेटर का नाम हो गया यहाँ पे बी और सी हो गया। बस इस तरह से आप एग्जाम में डायग्राम बना के आएंगे और ये मेंशन कर देंगे एडी इज द पोल एंड सीडी इज द बीसी इज द लेटर। तो जरूरी नहीं कि आप सारा डायग्राम इस तरह का शो करें। फिलहाल अभी मैं इसको मिटा देता हूं, उसी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। अब देखिए, अब हमें फाइनली निकालनी दो वैल्यू, एक तो लेटर की लेंथ निकालनी y और एक निकालना x। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो इस वैल्यू को हम पता करते हैं। ये क्या आपकी BD कैसे निकालेंगे, पूरी AD में से ये वाला पार्ट हम कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं BD को हम क्या लिखेंगे, पूरी AD लिखी है हमने और उसमें से ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया, तो ये पार्ट क्या बचेगा आपका BD। तो इसकी हमने वैल्यू लगाई। अब AD पूरी कितनी दे रखी थी 5 और ये AB दे रखी थी आपको कितनी 1.3 की। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.7। अब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है पता होगा, और ये क्या एंगल के सामने ये वाला साइड क्या आता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों, दो आंसर निकालने हैं आपको, y भी निकालना है, कोई मैटर नहीं करता, आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब साइन का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मूले से निकालेंगे तो tan। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप tan का फॉर्मूला लगाइए साइन का, दोनों ही लगाएंगे, दोनों से ही कर सकते हैं, तो कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें जिसमें लगाना उस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। ट्रायंगल का नाम हो गया आपका बच्चों BCD, और ट्रायंगल का नाम BCD लिखिए, CBD लिखिए, DBC लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, ट्रायंगल के नाम को कैसे भी आप लिख सकते हैं।
एंगल के नाम को थोड़ा सा होता है कि बीच में लिखना पड़ता है जिसपे एंगल मेंशन हो। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इसमें पहले हमने लेटर की लेंथ निकाले थे, तो हमने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 3.7 और वाई हमारे पास ये हो गया। यहाँ से साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, साइन 60 की वैल्यू लगा दी √3/2। इसकी यहाँ से करके सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा √3। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई 3.7 से कर ली तो 7.4 और 1.73 की इससे आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन को पहले आपको सॉल्व कराते देता हूँ किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 7.4 1.73 है तो डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं। यहाँ डेसिमल एक प्लेस है या दो, तो ऊपर एक जीरो लगा लेंगे तो कितना आ गया आपका 740/173। अब 173 को डिवाइड करते किससे, 740 से, तो ये कितना टाइम जाएगा इसका, 1 जो लगभग 200 है, 2 3 जाते लगभग ये 4 टाइम जा सकता है। तो 4 टाइम्स इसको हमने डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12, 4 7 जा 28 और एक हो गया 29, 4 1 जा 4 और 2 6। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे 8, यहाँ 13 में से 9 गया 4 और उधर बराबर ही हो गया। अब कुछ भी नहीं उतारने को बता तो डेसिमल लगा के 0 उतारा, ये 200 लगभग ये 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम करेंगे 3 2 जा 6 7 2 जा 14 का 1 2 1 जा 2 और 3, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा यहाँ पे, ये आपका बचा 4 और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 और इधर कितना बचा 1। अब देखिए इससे छोटा है तो डेसिमल लगा तो इसके आगे 0 बढ़ा लिया। अब ये लगभग इसके पास 200, ये लगभग आपका 7 टाइम चला जाएगा। 7 3 का कितना हो गया आपका 21 का 2 कैरी हो गया, 7 7 का 49 और 2 51 का 1 कैरी और 5 कैरी हो गया, 7 में से 7 और 5 कितना हो गया 12। फिर आपका बचा यहाँ से कितना 9 और यहाँ पे बचा 3 में से बन गया 2 और यहाँ पे से 3 में 2 गया 1 129। फिर डेसिमल लगा तो 0 और देखिए ये 1 2 1 तो लगभग ये फिर से कितना चला जाएगा इसके संग 7 टाइम। तो इसका कुल मिला के आंसर जो आ गया वो आ गया 4 कितना आ गया 227 आ गया। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको राउंड ऑफ में करेंगे तो इसके हम 2 प्लेस पे देंगे तो इसका नंबर अगर 5 से बड़ा होता है, 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो ये एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, 7 की जगह क्या कर देंगे हम 8। तो इसका जो राउंड ऑफ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y का 4.28 मीटर। तो ये तो फिलहाल एक और पार्ट हो गया हमारे पास, लैडर की लेंथ आ गई। लेकिन अभी हम एक साथ काम करते हैं, एक्स भी निकालते हैं। देखिए अब एक्स निकालने के लिए हमने इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला आपका किसका होता है, tan का। क्या होता है, P/B। अब देखिए tan 60 की आप वैल्यू टेबल में देख ही रहेंगे कितनी आ रही है √3। तो tan 60 की जगह हमने कितना लगाया √3, एक्स को उधर ले जाएंगे और √3 को उधर ले जाएंगे तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी √3 की वैल्यू हमने कितनी लगाई 1.73। अब जैसे कि मैंने आपको डिवाइड करके ये वाला दिखाया है इससे ये, तो अब आप उसी बेस पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 2.138। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करके ये आएगा आपका, राउंड ऑफ करने पे ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है तो इसको 3 की जगह 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 आंसर हो गए। कौन कौन से आंसर पूछे गए थे आपसे, इसकी लेटर की लेंथ y पूछी गई थी तो ये एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है x पूछा गया था तो दूसरा आंसर ये हो गया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका फाइनल हो गया। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका थर्ड एग्जाम्पल, पेज नंबर है 137। An observer 1.5 meter tall is 28 meter away from a chimney। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में आपका बना हुआ है। लेकिन अभी मैं इस डायग्राम पे काम नहीं कराऊंगा, मैं आपको वो वाला डायग्राम बनाऊंगा जो आपको एग्जाम में बनाने में आसानी हो। अभी मैं केवल इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर मैं अभी आपको अपने आप से बना के दिखाऊंगा।
देखिए 1.5 मीटर क्या है, एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन है, जो देखता है। तो यहाँ पे एक लड़की है ऑब्जर्वर, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये 1 पॉइंट, यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर इस लड़की की ले रखी है। 28.5 मीटर अवे अ चिमनी, ये चिमनी है। चिमनी हम जानते हैं, जहां पे कोई मिल वगैरह फैक्ट्री वगैरह होती है, वहां पे चिमनी लगाई जाती है। चिमनी का काम होता है कि जितना भी हमारा जो गैस का मटेरियल हो, धुआं हो, वो दूर ऊंचाई तक ही निकल जाए। अगर चिमनी नहीं लगाएंगे तो वो धुआं जो होगा वो नीचे ही रहेगा, और नीचे आके फिर हम लोगों को पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो चिमनी इसलिए ऊंचाई की बनाई जाती है, ताकि वो जो जितना भी धुआं है वो ऊपर ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे चिमनी लगी हुई है। चिमनी ये हो गई आपकी, और इससे ये कितने मीटर, अबे जो लड़की है वो यहाँ से, ये लड़की की लेंथ कितनी हो गई आपकी, 1.5 मीटर, और ये इससे कितनी दूर पे खड़ी हुई है, 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई। देखिए आई का मतलब है कि यहां से, ये आई है और ये पैर होते, तो हमारे को यहां से बात आई से, और वैसे भी हम नेचुरली बातें नहीं भी कहता तो हम देखते तो आंखों से ही है, तो हमें यहीं से एंगल बनाना है, किसका, चिमनी के टॉप का। और नीचे से ऊपर देखना क्या कहलाता है आपका, एलिवेशन। कितने एंगल से देखा जा रहा है, 45 डिग्री पे। तो आपसे इसकी क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हाइट आपको निकालनी है। लेकिन मैंने अभी जैसे कहा कि अगर आप एग्जाम में इस तरह की ड्राइंग करेंगे तो बच्चों आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको कैसे डायग्राम बनाना है, उसके हिसाब से मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको डायग्राम कैसे बनाना है। एक ऑब्जर्वर है, ये मैंने एक ऑब्जर्वर लिया, इसकी लेंथ लिखेंगे कितनी है, 1.5 मीटर। फिर एक चिमनी ली हमने, चिमनी हमने इससे बड़ी होगी ऑब्जर्वर से, तो एक चिमनी हो गई। ये ऑब्जर्वर चिमनी से कितनी डिस्टेंस पर है आपकी, 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से एंगल टॉप का, तो अभी आपने देखा था लड़की की आंख, यानी कि आंख यहाँ से टॉप का एंगल कितना बनता है आपका, 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये आपका कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री। अब आपको फाइनली क्या बतानी है, चिमनी की हाइट बतानी है इसकी। देखिए आधी कुछ वैल्यू तो हमें पता चल गई, जितनी ये 1.5 मीटर की है उतनी ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर की। तो चिमनी की इतनी हाइट तो हमें पता चली गई है। अब हम इतनी को कुछ और ऐड कर लेते हैं, तो हमने इतने को क्या ऐड कर लिया, h ऐड कर लिया। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा, चिमनी की जो हाइट होगी, h प्लस कितनी हो जाएगी, 1.5। कहने का मतलब h की वैल्यू निकालेंगे और इसमें इतना पार्ट ऐड कर देंगे, तो चिमनी की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब उसके लिए आप देखिए ये 28.5 है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम। उससे पहले नाम लिख देते हैं, नाम कोई भी लिख दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। तो नाम कर देते हैं, ए बी हमारा ऑब्जर्वर हो गया, और सी ई पूरी क्या हो गई हमारी, सी ई पूरी हमारी क्या हो गई, चिमनी हो गई। ये 28.5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 28.5। अब देखिए हमारा मकसद है कि हम सिर्फ क्या निकाले, एच निकाले। एच कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल में हमें ये बेस पता चल गया, एच हमें पता कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है, बेस। तो बस परपेंडिकुलर और बेस में हम जानते हैं फॉर्मूला किसका लगाएंगे, tan का। तो ये फॉर्मूले भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो tan का हमने फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे। ट्रायंगल का नाम क्या आ गया आपका, ट्रायंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख दिए, ADE। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल AD हो गया। इसमें फॉर्मूला लगाया हमने, tan थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों आपका, परपेंडिकुलर को पहले हमने नाम लिख दिया, पहले DE परपेंडिकुलर है, और बेस कितना हो गया, AD। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं हम। tan 45 की वैल्यू आप टेबल से देख ही लेंगे। tan 45 की वैल्यू टेबल में कितनी है आपकी, 1। तो यहाँ पे टेबल में tan 45 की वैल्यू 1 है, तो हमने tan 45 की 1 लिख दिया। DE कितना हमारे पास, ये हाइट थी h, और AD कितना है, 28.5। तो बस हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 28.5। बट आपसे क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी होगी, h प्लस h, तो यहां तक हो गई, और उसमें ये पार्ट और ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगी, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं CD प्लस कितना, DE। CD की वैल्यू लगा देते हैं 1.5 प्लस D कितना, h, और h की वैल्यू हमने कितनी लगा निकाली थी, 28.5। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30.0। तो इसको जीरो का कोई मतलब नहीं होता डेसिमल के बाद, इसको चाहे आप हटा सकते हैं।
तो फाइनली आपके पास चिमनी की हाइट आ जाती है 30 मीटर। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। और यहाँ पे भी आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4 नंबर का एग्जांपल है, पेज नंबर 137 पे है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो चलिए पहले तो मैं आपको वो वाला डायग्राम दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में बना हुआ दे रखा है। हालांकि हम ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी हम जो एग्जाम में जो करके आएंगे, जो पेपर में डायग्राम बनाएंगे, वो अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इतना टफ डायग्राम बनाने में हम मेहनत नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। देखिए पॉइंट पी से ग्राउंड पे एक एलिवेशन टॉप दे रखा है, कितना, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखिए ये एक बिल्डिंग दिखा रखी है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पे 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ये हाइट इसकी। यहाँ पे कोई पी पॉइंट से इसको बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, कितने एंगल से, 30 डिग्री से। अब फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके बिल्डिंग पे एक झंडा लहरा रहा है। तो झंडा लहराने के लिए आपको एक झंडे के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको फ्लैग स्टंप लगाना पड़ेगा। फ्लैग स्टंप क्या होता है, फ्लैग स्टंप उसे बोलते हैं जिसपे झंडा सॉरी फ्लैग स्टंप वो होता है जिसपे झंडे को लहराया जाता है, इसका मतलब एक डंडा समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक स्टैंड लगाना है झंडे के लिए, तो ये क्या हो गया, फ्लैग स्टंप हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टंप इज पी। और देखिए इसी पॉइंट पी से एक तो बिल्डिंग के टॉप को देखा गया तो एंगल 30 डिग्री। देखिए इसी पॉइंट से अगर हम झंडे के टॉप को देखते हैं तो एंगल आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप, फ्लैग स्टंप की लेंथ यानी कि ये आपको h इसकी हाइट मान लेते तो ये निकालना है एक बात। दूसरा द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की डिस्टेंस कहां से निकालनी है, फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि यहां से निकालनी है 2, इसको कुछ नाम दे देंगे x। अब ये डायग्राम अगर हम पेपर में बनाते हैं तो बच्चों आप इसमें ड्राइंग करते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको वो वाला डायग्राम बताता हूं जो आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और डायग्राम नहीं दे रखा है, ये मान के चलिए किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मिलेगा, तो हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, तो ये मैंने ग्राउंड बनाया, ग्राउंड पे एक पॉइंट P ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, अब यहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर की है। इसके टॉप को यहाँ से देखा गया, कितने एंगल से देखा जा रहा है, 30 डिग्री के एंगल से इसको देखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत आसान सा है ये। और अब इस बिल्डिंग के ऊपर हमें झंडा लगाना है, तो झंडा लगाने के लिए हमें यहाँ पे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक फ्लैग स्टंप लगाना पड़ेगा। तो ये हमने फ्लैग स्टंप लगा दिया जिसपे हमें झंडा लगाना जरूरी, क्या झंडे को बनाए कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा झंडा लग गया। और अब इस झंडे को यहां से P पॉइंट से कितना एंगल पे देखा जा रहा है, 45 के डिग्री पे देखा जा रहा है। तो ये 45 का एंगल हो गया। फाइंड क्या करना है, इस फ्लैग स्टंप की हमें लेंथ निकालनी है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, h नाम दे दिया। फिर क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है इस बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग है इसकी डिस्टेंस कहां निकालनी है, P से निकालनी है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कोई x नाम दे दिया। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ चुका है, डायग्राम भी बन गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान हो चुका है। और देखिए यहाँ पे अब आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे। एक तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे एक बार में, और दूसरी बार में हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस ट्रायंगल में हमने पहले फॉर्मूला लगाया, ये हमारे पास क्या बेस है और ये परपेंडिकुलर और बेस में हमेशा फॉर्मूला किसका लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला हमेशा किसका लगाते हैं, हम tan का। अब tan के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया, पहले तो हमें ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो ट्रायंगल हमने लिया PAB, ट्रायंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब tan का फॉर्मूला हमने लगाया, tan थीटा हम जानती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 10, बेस में कितना हो गया x, और एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ लगाई। tan 30 की वैल्यू आपको ये टेबल में याद करा दूंगा, इसी को बार बार दिखा के आप भी करने सर बड़ा बोरिंग करते हैं, लेकिन ये बच्चों आपके बहुत काम की चीज है, इसलिए बोरिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना के रखी है। tan 30 की वैल्यू लगाते हैं, tan 30 की वैल्यू हो गई कितनी, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई कितनी
10√3। अब आप एक बात नोटिस करिए कि आपको यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू दे रखी है, तो हम हाथ के √3 की वैल्यू लगा देते हैं। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल क्या होता है आगे शिफ्ट हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो हमारे पास एक तो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे दूसरा वाला, क्योंकि अभी हमें h निकालना है। अब हम ट्रायंगल ये लेंगे PAC लिखिए, PCA लिखिए, ACP लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी आप लिख सकते हैं, बट ट्रायंगल का नाम जरूर मेंशन करना है कि कौन सा ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है PAC। अब इसमें भी एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर हो गया आपका ये h प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा x। तो हमने यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, 10 का हम जानते ही है, तो इसी फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। एंगल कितना हो गया आपका 45, परपेंडिकुलर आपका ये पूरा आ रहा है, कितना आ रहा है h ऊपर से और 10 नीचे से, तो कितना हो गया h प्लस 10, और बेस कितना हो गया आपका x। अब यहाँ पे 1045 की जो वैल्यू देखेंगे तो 1045 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, और 1 लगाने के बाद इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 10 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपका बचता है 7.32 मीटर। और यही दोनों आपके क्या हो गए आंसर आ गए। क्या पूछा गया था आपसे, फ्लैग की हाइट पूछी गई थी तो वो आपकी ये आ गई, और डिस्टेंस पूछी गई थी बिल्डिंग की पॉइंट पी से, तो वो आ गई आपकी x। और यहाँ पे ये दोनों आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 5th है, पेज नंबर है 138। क्वेश्चन में कहा गया शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 मीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को। और शेडो कैसे बनती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे सर के पीछे से जब सन ऊपर से पड़ेगा तो मेरी शेडो कहाँ होगी, जमीन पे पड़ेगी। तो किस तरीके से आपका डायग्राम बनना है, तो आइए हम डायग्राम को पहले समझते हैं, हमें डायग्राम में क्या क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे शेडो किसकी दिखानी है आपको, टावर की दिखानी है, तो हमने पहले टावर दिखाई। इसकी शेडो या तो इधर दिखा सकते हैं, शेडो हमेशा जमीन पे बनेगी, क्योंकि सूरज अगर यहाँ से पड़ रहा है तो शेडो कुछ इस तरह से पड़ती है, यहाँ पे ये शेडो या तो ऐसे पड़ेगी या फिर आप इधर को भी दिखा सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, आप इधर भी दिखाइए। अब इसकी जो शेडो है दो प्रकार से बन रही है, कब, एक बार जब उसका एंगल 60 डिग्री है तो ये शेडो है, और एक बार जब उसका एल्टीट्यूड बदल के कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो उसकी शेडो जो है वो क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है 40 मीटर नहीं है बच्चों। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 40 मीटर लिख के आ जाते हैं, शेडो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। किससे लॉन्गर, यानी कि जितनी पहले यहाँ से थी, तो मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे पहले हमारे पास ये शेडो कितनी थी f, अब इससे लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस, तो इसमें जितनी भी थी उसमें 40 हमने और प्लस कर दी, तो 30 डिग्री के केस में ये पूरी शेडो है, कितनी है बच्चों 40 प्लस है, और 60 की डिग्री में केवल ये शेडो है यानी कि x है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर 60 डिग्री से एंगल बदल के, एल्टीट्यूड मतलब हाइट का जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री से बदल के अगर 32 डिग्री हो जाता है तो उसकी शेडो की लेंथ जितनी भी थी वो उससे 40 मोर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। अब पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब देखिए बच्चों में एक चीज आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जो चीज हमें निकालनी होती है, हमें निकालना है क्या है, हमें x निकालना है, x से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई चीज निकालनी होती है तो जो अननोन चीज आती है ना पहले उसको फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले चलिए नाम लिखते हैं इनके, जैसे टावर का नाम क्या होगा AB, और ये क्या है C और D। तो आप इस नाम को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिख के दिया आप उसके अकॉर्डिंग लिखे, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी नाम लिख सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है कि आप इसी हिसाब से रटते जाइए, बिल्कुल नहीं। अब आप ट्रायंगल में पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ट्रायंगल ABC लिखिए, CBA लिखिए, कोई मैटर नहीं करेगा। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ABC। अब इसमें हमें 60 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan का। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास h और बेस h। अब मैंने टेबल नहीं बनाई है, आपको याद हो गई होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसकी √3 से वैल्यू हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x को हम उधर ले गए
इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाती है, x√3। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD में अब फॉर्मूला लगाएंगे कितना, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर h और बेस में कितना हो जाएगा 40 प्लस x का हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया tan 30 का h/40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3। इनकी आपस में क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 40 प्लस x h√3। और जो हमने h की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। h की वैल्यू थी हमारे पास x√3, तो इस h की जगह हमने कितना लगा दिया x√3। कहां से, इस जगह से। √3 जानते हैं, √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है तो कितना आएगा 3। तो ये बन जाएगा आपका 3x बन जाएगा। उस x को उधर जाके माइनस करेंगे तो ये उधर जाके कितना बचेगा 2x, और 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बट आपसे ये वाली वैल्यू नहीं पूछी गई थी, आपसे पूछा गया था h। तो h की जो ये वैल्यू है इसमें हम x की जगह कितना लगा देते हैं, x की जगह लगा देंगे 20। तो h की वैल्यू हमारे पास इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगी, कितनी आ जाएगी 20√3। और देखिए √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे ये आ गई हाइट आपकी टावर की, h की वैल्यू 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 6 पेज नंबर 139। The angle of depression of the top or and the bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-storage building are 30 degree and 45। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा, तो डायग्राम से आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम जानते हैं, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से किसी छोटी चीज को देखते हैं तो हमें नीचे को देखना पड़ता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनना कहलाता है डिप्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पे है क्या चीज, देखिए हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है यहाँ पे, तो ये एक टॉल बिल्डिंग हो गई। और दूसरी क्या है, एक हमारे पास मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। अब आप समझिए टॉल बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में क्या होता है, टॉल बिल्डिंग में ज्यादातर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर होंगे। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उसको बोलते हैं जिसमें 25-25 फ्लोर 20-20 फ्लोर, यानी कि टॉल बिल्डिंग छोटी होती है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होगी आपको उससे काफी ऊंची होगी। तो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और ये इससे 8 मीटर की क्या 8 मीटर की हमें क्या दे रखी है, टॉल बिल्डिंग दे रखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टॉल बिल्डिंग। देखिए इसका टॉल बिल्डिंग का टॉप ये, टॉप ये, और ये क्या इसका बॉटम, ये क्या इसका बॉटम। इसको कहां से देखा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज का टॉप ये। यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो इसके नीचे को देख रहा है। तो कैसे देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है और इसकी क्या देख रहा है, बॉटम को। तो जब देखेगा तो देखने के लिए ऊपर से कोई एंगल बनेगा, एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल कितने का हो गया आपका 30 डिग्री का, और ये एंगल कितने का हो जाएगा, जो बड़ा एंगल होगा वो 45 का। तो चलिए इसको मैं फेर ही बनाता हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ऊपर से एंगल बनाते एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने, यहां से टॉप, इसके टॉप से इसके टॉप को देखा गया तो ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री, और टॉप से ऊपर पे इसके बॉटम को देखा गया तो एंगल कितना हो गया 45। और वैसे भी जो छोटा एंगल होता है वो आपका पहले ही बनेगा और जो बड़ा एंगल है वो ज्यादा की वैल्यू को शो करेगा। अब आगे कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट निकालनी, इसकी हाइट निकालनी है। देखिए इसकी आधे से ज्यादा हाइट हमारे पास आ चुकी है, कैसे, जितनी ये है उतनी ये भी तो होगी, तो ये हमारे पास इतनी हाइट आ चुकी है। अब इतने टुकड़े को कुछ और मान लेते, इसकी हाइट को हमने मान ली h, तो मल्टी स्टोरेज की जो हाइट होगी वो होगी h और 8, यानी कि कितनी होगी h प्लस 8 हो जाएगी टोटल। वो लास्ट में हम कर देंगे प्लस 8, पहले हम h निकाल लेंगे। तो एक तो हमें हाइट निकालने को आ गया, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग जो है इनकी बीच की, यानी कि ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, इसको हमने नाम दे दिया x। तो फाइनली हम यहाँ पे x और h की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक बात, ये हम जानते हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल जानते हैं, दो लाइन पैरेलल होती है, अगर इसको ऐसे काटती है तो ये एंगल्स क्या कहलाते हैं आपके अल्टरनेट। इसको एलिवेशन भी बोलते हैं और इसको डिप्रेशन एंगल। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। तो ये 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री की लाइन बनाने वाली ये है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका
ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। और सिमिलरली ये वाली जो लाइन बना रही है ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। और देखिए जितनी वैल्यू ये नीचे की एक्स है उतनी की ये एक्स हो जाएगी। अब देखिए हमें एक्स और एच निकालना है, तो पहले हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है और 30 डिग्री पता है, और यहाँ से हमें क्या निकालनी है, हाइट। और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे। दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाम पहले मैं रख देता हूँ, ए बी हमारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और सी डी क्या हमारी टॉल बिल्डिंग है, और ई नाम हमने कोई मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम लेते हैं एंगल कौन सा, बी सी ई। तो ये मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है बी सी ई। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना है आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8h और बेस कितना हो गया h। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगाई, tan 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू आ गई h√3। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लिया। इसमें हमने एंगल कितना लगाया 45, हाइट कितनी हो गई पूरी ट्रायंगल की h + 8 हो गई, और ये कितना हो गया x। यहां से हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, तो ये कितना हो गया x, 45 के लिए 1, h + 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + 8 बराबर कितना आ जाएगा x। अब हमने जो वैल्यू निकाल रखी थी वो वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं। तो h की जो वैल्यू थी, x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, h√3। इस h को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं कर देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये h को उधर ले गए -h बराबर 8। इस h को हमने कॉमन लेंगे तो √3 - 1, और इस h से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये √3 - 1। अब देखिए चलिए मैं इसको यहाँ पे पहले थोड़ा, ये डायरेक्ट कर रखा है, मैं इसको पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए हम इसी से कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। नीचे जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8√3 + 1, और नीचे a² - b² का फॉर्मूला करेंगे तो a² करेंगे तो 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 8 कितना आ जाएगा √3 + 1, और 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4√3 + 1। तो ये मैंने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है कि किस तरीके से ये आया। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, होगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल ये h आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना था मल्टी स्टोरेज की हाइट निकालनी थी। तो मल्टी स्टोरेज की हाइट कितनी थी, h प्लस कितनी थी आपकी, ये टोटल हाइट कितनी थी h + 8। तो h की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही, और उसमें कितना ऐड कर दिया हमने, ये वाला पार्ट, और ऐड कर दिया h में, तो ये पूरी मल्टी स्टोरेज की हाइट हो जाएगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 4√3 और 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 और +8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4√3, और ये कितना हो गया 12, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 3। तो इसको भी मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें पूरे से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 और 2 ओवर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे a भी बराबर कितना आ जाएगा 4, 3 + √3। तो एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस यानी कि x निकालना है। तो देखिए x क्या है हमारा, x हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये रही h√3। इसमें जो h की वैल्यू निकली है, h की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 3 + √3, ये ab की वैल्यू। तो जो h की वैल्यू निकली थी वो ये थी, h की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लगाया इस वाली इक्वेशन में, और √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, और √3 की बन करेंगे 3, तो ये AD क्या आ जाएगी, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। तो दो आंसर्स आपके कौन कौन से हो गए, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे भाग किया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 3 + √3 ये मीटर। तो ये दो आपके आंसर्स हो गए, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बच्चों कैमरा ब्लर हो गया था बीच में, तो हो सकता है कि यहाँ पे बीच की थोड़ी सी वीडियो आपको ब्लर नजर आए, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कैमरे से जो यूज करता हूँ मोबाइल से ही करता हूँ, और तो आप लोगों का अगर साथ और सहयोग रहेगा तो मैं आपके लिए प्रोफेशनल कैमरा भी खरीद लूंगा। आप
से बस रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी ना तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज, आप अपने मतलब की चीज को जरूर समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं हम आगे को। तो क्वेश्चन आपका जो है एग्जांपल 7 है, यहाँ पर पेज नंबर आपका क्या आपका 139 पर है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दे रखा है बच्चों यहाँ पे, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के अनुसार समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको एग्जाम में हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45। देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या है, ब्रिज दे रखा है, पुल है, और पुल ये रोड के इस तरह से जा रही है ये आपकी, और इस तरह से उतर रही है, और नीचे से क्या हो रही है, ब्रिज से क्या हो रही है, रिवर को क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, नदी जो बाहर की तरफ बह रही है। यहाँ पे पी पॉइंट को आप कोई पर्सन मान लीजिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए, तो ब्रिज पे जो खड़ा हुआ है वो नदी के क्या कर रहा है, वो बैंक किनारे अपोजिट किनारे को, यानी कि एक किनारा ये और एक किनारा ये ऊपर से देख रहा है। तो ऊपर से देखने में कौन सा एंगल यूज होता है आपका, आप जानते हो ऊपर से देखता है तो डिप्रेशन एंगल होता है। तो ऊपर से कितने एंगल पे देख रहा है आपको, 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। इफ द ब्रिज की हाइट कितनी है, ऊपर से ब्रिज की हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको रिवर की विड्थ कहा, रिवर आपकी यहां से यहां तक है, इसकी विड्थ निकालनी, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। तो मैं रिवर की विड्थ को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x और y ले लिया। अब देखिए बच्चों, ये एग्जाम में डायग्राम इस तरह का बनाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, आपको कैसा बनाना है वो मैं आपको बता दूं। से हमारे पास एक रिवर हो गई, रिवर का नाम जैसे कि उसमें दे रखा है इन्होंने क्या, ए बी, और यहाँ पे ये कोई पुल है, पुल पे कोई खड़ा व्यक्ति पर्सन है, ये यहाँ से ऊपर से क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इसको देख रहा है, नदी के एक एंड को, और इधर से दूसरे को। एक तरफ से कितने एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री पे, और एक तरफ से कितना देख रहा है आपको, 45। कोई भी एंगल कहीं बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो आप जानते हैं जितना एंगल ये होगा उतना एंगल यहाँ पर भी बनेगा 30 डिग्री, और ये 45 तो ये 45। और ब्रिज की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी थी आपको, 3 मीटर की ये हाइट दे रखी है। तो एग्जाम में आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे बुक में दिया गया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाए और आपको माइंड में क्लियर चीज बातें समझ में आने लगे। लेकिन मैं अभी इसी डायग्राम से आपको करा देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, अब ए बी की विड्थ फाइंड करनी है यहाँ पे। तो एक तरफ से एक्स ले लिया हमने इतना पार्ट, और ये क्या ले लिया बी, इसको क्या ले लिया वाई। अब देखिए जितना एंगल ये 30 डिग्री का है उतना ही ये एंगल 30 डिग्री का होगा अल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब आप एक ट्रायंगल से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की, और अदर ट्रायंगल से हम किसकी निकाल देंगे, वाई की। कोई भी ट्रायंगल पहले ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो पहले वाला ट्रायंगल हमने ले लिया ए पी डी, तो ये हमने लिया ए पी डी, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा का हम लगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हमारे पास 3, बेस में x है, और एंगल कितना लगाया हमने 30 डिग्री। अब हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो हमने यहाँ पे 1/√3 लगाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 3√3। अब हम ये यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल का नाम हो गया PDB। PDB कोई भी नाम किसी भी सीक्वेंस में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी हम tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस से मतलब है। परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस यहाँ पे y है, और एंगल कितना है 45। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमसे क्या पूछा गया था, विड्थ ऑफ द रिवर हमें निकाली थी, विड्थ ऑफ द रिवर जो कि हमारी कितनी है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो ये x प्लस वाई, x की जगह हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो कितनी है 3√3। तो यहाँ पे x की जगह लगा देंगे 3√3, और y की जगह हम कितना लगा देंगे यहाँ से 3। तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बचेगा √3, और 3 से 3 चला गया 1। और यही देखिए यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब आपको अगर चाहिए कि इस टाइप की वीडियो आपको और भी मिल जाए देखने को, तो ये मेरी वीडियो अपलोड है आपकी। ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका चैप्टर का नंबर कितना आपका यहाँ पे, इससे चैप्टर नंबर जो है वो 8 है। तो यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर जो चैप्टर में 1 से लेकर 12 तक के एग्जाम्पल दिए थे, तो वो सारे एग्जाम्पल मैंने इसी पैटर्न पे ही कराए हुए हैं। यदि आपको ये लगता है कि इस टाइप की वीडियो से आपको
बेनिफिट्स होता है, समझने में आसानी होती है। तो इसको भी जाके जरूर देखिएगा आप, अगर जैसे उन्होंने नहीं देख रखी है। और आप इस चैनल से को अपने साथ अगर जोड़ लेते हैं तो आपको इसी तरह की फ्यूचर में अच्छी सी वीडियो और भी मिलती रहेंगी। बस थोड़ी सी अभी क्वालिटी में हो सकता है, वीडियो क्वालिटी में मेरा थोड़ा अच्छा सा इंप्रूवमेंट ना मिले, धीरे धीरे आपको वो भी मिलने लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको इसी चैनल पे आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ जिसे हम बोलते हैं, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए आप एग्जाम की तैयारी करिए। ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए विशेष है कि आप एग्जाम में वो नंबर पाए जो आपने भी तो सोचे ना, जितना सोचे उससे ऊपर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।